स्वागत करता हूं आप सभी का डीआरएमटीडी चैनल के ऊपर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे। इसके अंदर हमको ये दिया हुआ है कि दो नंबर से 306 और 657, इनका एचसीएफ हमको दिया हुआ है 9। तो इनका हमको फाइंड करना है इन्हीं नंबर्स का 306 और 657, 306 एंड 657 का हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पर तो दो ही नंबर ही तो है, तो भाई इन दो नंबर का जो एचसीएफ हमको दिया हुआ है, जो एलसीएम फाइंड करना है, ये तो हम फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, देखो एलसीएम, फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम हमको फाइंड करना है, इनटू एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ हमको 9 दे रखा है, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबरों का मल्टीप्लीकेशन। तो दो नंबर कौन कौन से हैं, एक तो है 306, एक है हमारे 657। ओके, अब हमको फाइंड करना है एलसीएम। तो हम एक काम करेंगे, मल्टीप्लाई में 9 को उधर कन्वर्ट कर देंगे, तो 306 इंटू 657, जैसी बात है 9 मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो 9 306 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, इसको काटते हैं हम, 9 की टेबल से इसको कट करेंगे तो 9 3 जा 27, बट यहाँ तो 30 है, तो कितना रिमेनिंग 3, ये बन गया आपने 36। 9 की टेबल से 9 4 जा 36, कुल मिला के 34 इंटू 657। तो अब 34 और 657 को हम मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या ऑब्टेंड होगा, इनका एलसीएम। तो अब इनका करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लीकेशन हमको ऑब्टेंड होगा 22,338। तो इस तरीके से हमको इसका एलसीएम ऑब्टेंड हुआ 22,338 बाय फॉर्मूला। हमें अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो क्वेश्चन ये सॉल्यूशन ये नोट कीजिए, उसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि 6 टू द पावर n के अंदर, 6 टू द पावर n के अंदर मैं n की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं और उसको सॉल्व करने पर जो हमको आंसर मिले, सपोज दैट 6 n की वैल्यू मैं 1 रखता हूं, यानी 6 टू द पावर n, n की वैल्यू मैं 2 रखता हूं, इट मींस 6 टू द पावर 2, और फिर हम इनको सॉल्व करें, जैसे कि 6 टू द पावर n 6 ही आएगा, 6 टू द पावर 2 36 आएगा। तो इस तरीके से n की वैल्यू ऐसी क्या रखें और उसको सॉल्व करने पर जो आंसर मिले उसका वंस डिजिट, यानी कि वो किस पे खत्म होना चाहिए, 0 पे खत्म होना चाहिए। तो n की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल भी है या नहीं है, वो चीज हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखिए इसके अंदर, इससे पहले इसके जैसा एक एग्जांपल भी था हमारे, वो भी हमने किया था, और सेम उसके जैसा ही ये इसका भी सॉल्यूशन होगा। देखो कैसे है, इफ द नंबर 6 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0, यानी कि अगर 6 टू द पावर n के अंदर n की कोई ऐसी वैल्यू रखूं और वो 0 पे खत्म हो, तो जाहिर सी बात है वो 5 से डिविजिबल होगा। यानी कि अगर मैंने 6 n की वैल्यू ऐसी कुछ रखी है और वो 0 पे खत्म हो रहा है, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, जैसे कि वो खत्म हुआ 540 पे, तो जाहिर सी बात है ये तो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। then it is divisible by 5, hence it has 5 as a prime factor। अगर ये 5 से कंप्लीटली डिवाइड है तो जाहिर सी बात है इसमें 5 एक फैक्टर के तौर पे होगा। अगर मैं इसके फैक्टराइजेशन निकालूं तो इसके अंदर 5 आपको मिलेगा। अब जैसे कि मैंने कहा कुछ ऐसी वैल्यू है n की, यहां पर मैंने 6 टू द पावर n के अंदर n की कुछ ऐसी वैल्यू रखी जिसको सॉल्व करने पर सपोज दैट हमको, सपोज लेट कर लेते हैं 30 मिला, तो 30 5 से डिविजिबल है। 30 क्या है, 5 से डिविजिबल है कंप्लीटली। अब अगर मैं 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं तो उसमें 5 एज ए प्राइम नंबर के, प्राइम फैक्टर के तौर पे उसमें होगा। आप देखिए अगर मैं इसके फैक्टर निकालूं तो मुझे इसके फैक्टर निकल के आते हैं 2 into 3 into 5, ठीक है।
hence it has 5 as a prime factor। तो हम अब क्या करते हैं, 6 टू द पावर n का फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 6 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 into 3 और पावर n शुड बी एज इट इज। और पावर एक्सपोनेंट का रूल क्या है, जो n है वो दोनों पे अप्लाई होगा, यानी कि 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n, यहां पर हमने लिख दिया। तो जब हमने 6 टू द पावर n का फैक्टराइजेशन किया तो उसके अंदर हमें 5 एज ए प्राइम नंबर के तौर पे तो दिखा ही नहीं, यानी कि हमें 5 एज ए प्राइम फैक्टर इसके अंदर हमको नहीं मिला। 6 टू द पावर n कंटेन प्राइम 2 and 3 ओनली, यानी कि इसके अंदर हमको क्या मिला, केवल 2 मिला और केवल क्या मिला 3 मिला। Uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other prime factor in the factorization of 6n 6 to the power n। इसका मतलब इनके अलावा इसके अंदर और कुछ भी फैक्टर नहीं होगा, प्राइम फैक्टर 5 इसके अंदर नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है अगर इसके अंदर 5 एज अ प्राइम फैक्टर के तौर पे है ही नहीं तो n की कुछ कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। आप यहां पर आप n की कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, वो कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगी। तो देखिए 6 टू द पावर n डज नॉट कंटेन प्राइम 5, यानी कि उसके अंदर प्राइम फैक्टर के तौर पे 5 है ही नहीं। Hence 6 to the power n cannot end with the digit 0, यानी कि कभी भी 6 to the power n को अगर हम सोल्व करें, n की वैल्यू कुछ रखें और उसको सोल्व करें तो वो कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n के अंदर कुछ भी रख दीजिए वो कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगा। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite number। यानी कि इसको सॉल्व करने पर हमको एक कॉम्पोजिट नंबर मिलता है और इसको भी सॉल्व करने पर एक कॉम्पोजिट नंबर मिलता है। हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर ही देंगे, क्यों हमें प्राइम नंबर नहीं दे सकते। क्या ये हमको प्राइम नंबर नहीं दे सकते, ये भी हमको प्राइम नंबर दे सकते हैं, पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको कॉम्पोजिट नंबर ही देंगे और आपको एक्सप्लेन करना है कि वो कॉम्पोजिट नंबर ही क्यों देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं 7 multiply 11 multiply 13 plus 13। तो देखिए यहाँ पर 2 टर्म्स है, 7 multiply 11 multiply 13, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 1 टर्म काउंट करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हो जब तक मल्टीप्लाई का साइन रहेगा वो एक ही टर्म काउंट होगी, यानी कि ये पूरा एक ही ग्रुप है। प्लस या माइनस का साइन आते ही टर्म चेंज हो जाती है, ग्रुप चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये दूसरी टर्म है, तो इन दोनों टर्म्स के अंदर 13 कॉमन है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 7 multiply 11, 13 तो हम कॉमन ले चुके, प्लस 13 बन जा 13, 1 टाइम्स में 13 कॉमन आ चुका है। नेक्स्ट है हमारे 13 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 7 into 11 77 plus 1 should be as it is 13 multiply 78। अब देखिए चाहो तो आप 78 के फैक्टराइजेशन निकालिए, और अगर आप 78 के फैक्टराइजेशन नहीं निकालना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई में 1 कर दीजिए। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर कितने फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए 13 78 मल्टीप्लाई 1, यानी कि यहाँ पर हमको 3 फैक्टर तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं 78 का फैक्टराइजेशन निकालूंगा तो जाहिर सी बात है फैक्टर जो भी फैक्टर हमको मिलेंगे वो 3 4 5 ज्यादा ही मिलेंगे। तो प्राइम नंबर तो वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर केवल 2 होते हैं, और यहाँ पर फैक्टर कितने दिखाई दे रहे हैं 3। सो देयर आर मोर देन 2 factor, hence 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 are composite
नंबर, इस वजह से ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। नेक्स्ट हम लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब देखिए जहां तक मल्टीप्लाई का साइन है वो तो वन टर्म ही काउंट होगी, प्लस यहां से टर्म चेंज होगी यानी कि 5 ये दूसरी टर्म है। तो इन दोनों टर्म्स के अंदर 5 तो कॉमन है ना, तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं। तो ये लीजिए हमने 5 कॉमन निकाल दिया। तो क्या बचा फर्स्ट टर्म में, क्या क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब आप ये गलती मत करना कि अगर हम 5 कॉमन ले चुके हैं तो आप यहाँ पर कुछ भी ना लिखें। तो 5 के टेबल में 5 वन टाइम यानी कि हमने वन टाइम में उसको कॉमन लिया है। तो देखिए 5 7 6 जा 42 4 3 जा 12 12 2 जा 24 24 1 जा 24 plus 1 should be as it is 5 ब्रैकेट। अब हमें क्या करना है, 42 और 24 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 24 2 जा 48 होता है, हमने यहाँ पर 8 लिख दिया और 4 किसमें आपके कैरी में रहेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 24 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 96। 96 में हम क्या ऐड कर देंगे, हमारे 4 जो कैरी है, तो कुल मिला के 100 यानी 42 और 24 का मल्टीप्लिकेशन 1008 प्लस 1 5 ब्रैकेट 1008 एंड 1 1009। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे। देखो आगे 5 यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, जाहिर सी बात है, आप भी जानते हो मल्टीप्लाई का साइन होता है। नेक्स्ट 1009 और चाहूं तो मैं अपने हिसाब से मल्टीप्लाई में 1 लगा सकता हूँ, क्योंकि चेंजिंग तो कुछ होनी नहीं है, मल्टीप्लाई में 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमको फैक्टर कितने मिले, मोर देन 2 फैक्टर। There are more than 2 factors। यहाँ पर 2 से ज्यादा है फैक्टर। अगर 2 फैक्टर ही होते तो मैं कह सकता था कि यहाँ पर क्या होता है, प्राइम नंबर, और 2 फैक्टर के अंदर भी एक तो 1 होना चाहिए। जैसे कि देखो 5 के फैक्टर कितने होते हैं, 1 एंड 5, 2 फैक्टर होते हैं। अब इन दोनों में से एक तो क्या होता है 1 और दूसरा ये खुद से डिविजिबल होता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर तो फैक्टर क्या है, मोर देन 2 है, 2 से ज्यादा है। देन 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। अगर आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, 5 9 जा 45, 1009 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 5045। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 5045 एक कॉम्पोजिट नंबर है। यहाँ पर भी हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, वैसे इतनी नीड नहीं है। आप ये नोट कीजिए, बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, यानी कि एक गोल खेल का मैदान है, उसके चारों ओर क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, यानी कि उसके चारों ओर कोई घूम सकते हैं, मतलब दौड़ सकते हैं। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं उसके एक चक्कर लगाने में। विल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि को लगते हैं 12 मिनट उसका एक चक्कर लगाने में। देखिए जैसे कि हम मान लेते हैं ये एक स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है, और इसके चारों ओर रनिंग के लिए जगह है। सोनिया इसको 18 मिनट लगते हैं इसका पूरा एक चक्कर लगाने में। मान लेते हैं यहां से ये स्टार्ट होती है और पूरा एक चक्कर लगाने में इसको कितने टाइम लग जाएगा, 18 मिनट लगते हैं। और एक लड़का है रवि, इसको लगते हैं 12 मिनट।
मान लेते हैं वो भी यहीं से स्टार्ट होता है और उसको कितना टाइम लगता है उसके एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रवि तेज दौड़ रहा है और सोनिया धीरे दौड़ रही है। वो एक ही जगह से दौड़ना स्टार्ट होते हैं और एक ही डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। वो क्या करते हैं, एक सेम डायरेक्शन के अंदर दौड़ेंगे, एक ही जगह से दौड़ेंगे। ये देखिए, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक ही जगह से, एंड द सेम टाइम, एक ही समय पर, एंड गो इन सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में वो दौड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है थोड़े टाइम के बाद में रवि सोनिया से आगे निकल जाएगा, बिकॉज रवि तो तेज दौड़ रहा है। तो कितने टाइम के बाद में वो दोनों वापस मिलेंगे? सपोज दैट रवि और सोनिया एक ही डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद में रवि जो होगा वो सोनिया से आगे निकल जाएगा और सोनिया कहां रह जाएगी, पीछे रह जाएगी। तो जाहिर सी बात है जब रवि पूरा एक चक्कर लगा के फिर वापस इधर दौड़ेगा तो पीछे से ही तो सोनिया को अचीव कर पाएगा। भाई वो अगर दोनों एक साथ वापस मिलेंगे तो जब रवि एक पूरा चक्कर लगाएगा तो पीछे से ही तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में तो दौड़ेगा नहीं। तो कितने टाइम के बाद में दोनों वापस मिलेंगे? तो इसके लिए देखो, टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव वन राउंड, सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट लगता है। टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव वन राउंड, रवि को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 12 मिनट लगता है। हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन, दोनों को एक साथ मिलने में वापस कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट। देखिए इसमें एक हमको हिंट मिलता है कि जाहिर सी बात है 18 मिनट लगते हैं सोनिया को एक चक्कर पूरा लगाने में, यानी कि 18 मिनट तक तो वो मिल ही नहीं पाएंगे। भाई देखिए, जैसे ही 12 मिनट पूरे होंगे रवि अपना एक चक्कर पूरा कर चुका होगा, और जब 18 मिनट पूरा होगा तो सोनिया अपना एक चक्कर पूरा कर चुकी होगी। 18 मिनट से पहले पहले तो दोनों नहीं मिलेंगे, यानी कि 18 मिनट के बाद में ही वो दोनों मिलेंगे। यानी कि जो भी आंसर होगा वो 18 मिनट से क्या होगा, ज्यादा होगा। और आंसर बड़ा लाने के लिए हमको पता होता है एलसीएम फाइंड करना होता है। एचसीएफ में तो आंसर छोटा आता है और एलसीएम में आंसर बड़ा आता है। तो जाहिर सी बात है जब इनका एलसीएम लेंगे तभी तो हमको आंसर 18 मिनट से बड़ा मिलेगा। तो देखिए इनका हम निकालते हैं एलसीएम। सबसे पहले हम 18 के फैक्टर निकालेंगे। तो 18 के फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 12। तो देखो 18 के फैक्टर क्या होंगे, सबसे पहले 2 से डिविजिबल है 9 टाइम्स, फिर 3 से डिविजिबल है 3 टाइम्स, फिर 3 से डिविजिबल है 1 टाइम्स। ऐसे ही हम किसके फैक्टर निकालेंगे, हम 12 के फैक्टर निकालेंगे। 2 से डिविजिबल है 6 टाइम, फिर से 2 से डिविजिबल है 3 टाइम्स, फिर 3 से डिविजिबल है 1 टाइम। तो 18 के फैक्टर हमको मिले 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसे मैं 2 इंटू 3 दो बार है तो इसे मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूं, और 2 के ऊपर कुछ भी पावर नहीं है तो मैं पावर 1 भी लिख सकता हूं। 12 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो 2 यहां पर 2 टाइम्स है तो हम इसे 2 स्क्वायर, और 3 एक ही बार है कुछ भी पावर नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। अब एलसीएम निकालने का तरीका तो आप जानते ही हैं। सबसे पहले कॉमन, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, तो इनमें क्या होता है एलसीएम जब अपन निकालते हैं तो हाईएस्ट जो पावर है उसको लेते हैं। तो इन दोनों में से हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर है तो इसको लेंगे। इन दोनों में से इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है तो हाईएस्ट पावर लेंगे, इसकी हाईएस्ट पावर स्क्वायर है तो हम 3 स्क्वायर को लेंगे ना कि 3 की पावर 1 को लेंगे। तो 2 स्क्वायर यानी कि 4, 3 स्क्वायर 9, 4 9 जा 36 मिनट। यानी कि दोनों कितने टाइम के बाद में मिलेंगे, 36 मिनट के बाद में मिलेंगे। वैसे भी हमको इनका एलसीएम पहले ही पता चल जाना चाहिए कि इनका एलसीएम क्या होगा। देखिए हमें 18 मिनट, 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम लेना था, ठीक है ना। अब इन दोनों में से ग्रेटर 18 है और स्मॉलर कौन है, 12 है। क्या 12 की टेबल में 18 आता है,
नहीं आता। तो अब हम क्या करते हैं, जो 18 है, जो बड़ा नंबर है, उसकी टेबल आगे ले जाते हैं। 12 टू जा 36 मिनट, सॉरी 18 टू जा 36 मिनट। क्या 36 12 की टेबल में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। देन एलसीएम क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो दोनों कितने टाइम के बाद में मिलेंगे? 36 मिनट के बाद में मिलेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आप ये नोट कर लीजिए, आगे की जो भी एक्सरसाइज होगी उससे पहले जो एग्जांपल होंगे, जो थ्योरम होगी, मैं आगे की वीडियो में आपको समझाऊंगा। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।